ही बेटा मेरा इरादा था कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन मैंने आपका नेक्स्ट चैप्टर देखा जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा जी, क्या है कि चैप्टर नंबर 25 जिसकी एक ही एक्सरसाइज आपके ज़िम्मे है, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 25.3। इसका जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि दिखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा है, और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये बहुत एक मज़े का लग रहा है, तो इसको मैंने देखा। अच्छा बेटा जी, आपको क्या देता है, वो डिफरेंट तरह के सर्कल्स बना के दे रहा है, तो आपको उसमें फाइंड करना है एक्स। ठीक है। वो कहता है एक ए बी और एक सी डी जो है वो कॉर्ड है। कॉर्ड बेटा किसी भी ऐसी लाइन को कहते हैं जो ये होती है एक सर्कल। ठीक है, सर्कल होता है, सर्कल की ये जो बाउंड्री है वो सर्कमफेरेंस है। ठीक है। अब एक कॉर्ड है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों दो पॉइंट्स को, बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाती है। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। दरमियान से गुजरती हुई कॉर्ड को कहते हैं डायमीटर, और उसका हाफ होता है रेडियस। ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, CHORD, कॉर्ड। ठीक है। अब वो कहता है जी आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है जी, कहता है जी आपके पास दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, और सेंटर आपको दिया हुआ है O, और एक पॉइंट P पे जो ये दो कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपने इनको फाइंड करना है कि आपके पास जो X है वो क्या होगा। अब देखिए बेटा, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दोनों एक दूसरे को काट रही होंगी। देखिए, वो एक कॉर्ड की बात करता है CD की, और पॉइंटर चेंज करते हैं, एक कॉर्ड है AB। ठीक है। वो कहता है जी ये भी X है और ये भी X है, ये पॉइंट P है। ठीक है, जो कि कॉर्ड CD को इस तरह काट रही है कि ये 10 है और ये 2 है। इससे देखो ये दरमियान से गुजर रही है, तो इसका मतलब डायमीटर जो है वो 12 है और रेडियस जो है वो 6 है। ये करने की हमारे कंसर्न की बात नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही आपको एक जनरली बता दिया। बहुत ही मज़े का थ्योरम है, एक कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम, या फिर इसको कहते हैं पावर ऑफ वन पॉइंट थ्योरम, यानी सिर्फ एक पॉइंट की पावर से आप पूरी चीज़ें निकाल सकते हो। तो यूजिंग कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम, जो कि क्या है कि एक लाइन जो है आपकी, अगर वो AB है और एक CD है, तो क्या होगा, जो पॉइंट P तक मिलने वाला, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं, तो AP होगा आपके पास और BP दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो वाज़ेह तौर पे इक्वली डिवाइड हो रहा है दोनों साइड पे। X अगर नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ वो बना रहा होगा। ठीक है, तो वो अगला एक क्वेश्चन और करके दूंगी आपको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, AP मल्टीप्लाई BP आपके पास बराबर होगा DP और CP के मल्टीपल के, DP। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लो। AP X है, BP भी X है, CP 2 है, DP 10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू √20। इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट B में क्या देता है आपको, ये दरमियान वाला हिस्सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी बदल जाएगा। ठीक है, वो कहता है जी B और A इस तरफ है। ठीक है, इस तरह से है कुछ। ठीक है, और इधर है C और
और ये है आपका डी। तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास डायग्राम है। सी डी जो है आपका, ये वाला हिस्सा 3 है और ये वाला हिस्सा 8 है, इसमें ये 4 है और ये एक्स है और ये पॉइंट पी है। उसी तरह ए पी बी पी में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत मज़े का सवाल है। ठीक है, ए पी क्या है 4, बी पी क्या है एक्स, सी पी क्या है 3, डी पी क्या है 8। तो ये आ जाएगा 32 4x, x इज इक्वल्स टू 32/4, सॉरी 8×3 = 24 होता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 24/4, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है जी, अब लगे हाथों एक दो सवाल और कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कहता है प्रूव दैट 2 congruent chords of 2 congruent circles are equidistant। अच्छा बेटा देखिए, ट्रायंगल्स में तो ये बात है ना एक जैसे दिखने वाले ट्रायंगल्स, लेकिन अब आपके पास एक जैसे दिखने वाले सर्कल्स नहीं हो सकते। सर्कल्स कॉमन सेंस की बात है कि एक जैसे हुआ करते, सर्कल्स तो सर्कल ही हुआ करते, सर्कल की कोई शेप होती ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट जो सर्कल्स हैं वो कैसे होते हैं, जिनका रेडियस सेम होता है। ठीक है, उसमें तो कोई साइज़ का फ़र्क आ रहा था, इसमें साइज़ का फ़र्क नहीं आता। ठीक है, 2 सर्कल्स लेकिन उनका क्या है, उनका सिर्फ ओरिजिन सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये, तो ये दोनों मैंने अपनी तरफ से इक्वल साइज़ के बनाए हैं। बस इसके इनके क्या है, सेंटर्स अलग अलग हैं। इवन दो इट इज़ अ लिटिल बिगर, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि ये तकरीबन सेम बने। ठीक है, तो इनके सेंटर्स अलग अलग हैं। इवन अगर से थोड़ा सा फ़र्क है सेंटर्स का, तो भी ये सर्कल जो है वो कहलाएंगे। और इवन एक सर्कल अपने आप के भी कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि सर्कल सेंटर सेम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अच्छा जी, वो कहता है प्रूफ करो कि 2 congruent chords of congruent circles are equidistant। अच्छा, अब सर्कल को जो प्रूव करना है ना, उसके लिए आपको सर्कल्स का कोई नाम नहीं होता, उनको उनके ओरिजिन से पहचाना जाता है। ठीक है, तो आप करो लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट टू दूसरा लिखोगे सर्कल्स बी having O and O dash as their origin। ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है, O और O डैश है। ठीक है जी, और ये क्या है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। लेट करते हैं कि जो उनकी कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है वो कि कॉन्ग्रुएंट, एक तो स्टेटमेंट पढ़ लूँ। अच्छा जी, 2 कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं। तो ठीक है, लेट ए बी एंड ए बी डैश बी ए डैश बी डैश कह लो, क्योंकि 2 पॉइंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कोड्स, उसने 2 चीज़ें दी ना, एक तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए, उसका भी हमने नाम रख लिया, और जो उसने कॉन्ग्रुएंट वो दिए आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने खुद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ओ एम और ओ डैश एम डैश, सेंटर्स से ए बी और ए डैश बी डैश के ऊपर। कहाँ तक ये नज़र आ रहा है ना, देख लो मैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाऊंगी बेटा। ये एक सर्कल है, इसका ओरिजिन है ओ, इसके ऊपर एक कोड है ए डैश बी ए बी। ठीक है, ए बी। एक और सर्कल है, नजर आ रहा है। ठीक है, साया सा आ रहा है किसी चीज़ का, किस चीज़ का साया है ये।
ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा जी, ये है ओ डैश वाला सर्कल और इसकी भी एक कॉर्ड है जो है ए डैश बी डैश। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये, मुझे एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लेने दीजिए, ठीक है। वो कहता है कि प्रूव दैट टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर्स, अपने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस निकालने के लिए अब हमें कोई एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इससे इस तक का फासला। अब देखो फासला निकालने के लिए नियरेस्ट फासला तो यही है ना, और ये वाला, ठीक है। ये एम डैश है और ये एम है, तो क्या लिखोगे, ड्रॉ, इसको ऐसे लिख लो कि स्टेप 2 है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एम एम एंड ओ एम डैश ऑन ए बी एंड ओ डैश एम डैश, ठीक है। ओ डैश से एम डैश तक है, ठीक है जी। ओ डैश एम डैश ऑन ए बी एंड ए डैश बी डैश रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले पे, दूसरे वाला दूसरे पे, ठीक है जी। दो हमारे स्टेप्स हो गए हैं। अब एक बात देखिए बेटा, जो m है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसी तरह जो m डैश है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, नज़र आ रहा है। और ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना सेंटर से, जब सेंटर से परपेंडिकुलर पे इस पे डाला जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, याद रखना है। लिख लीजिए एक लाइन, सिंस, मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए अपने नोट्स में, सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, क्या करता है, एक बाइसेक्ट करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये इस क्वेश्चन की जान होगी, ठीक है। तो m क्या है आपके पास, इसके बाद उस लाइन के बाद लिखोगे, ठीक है, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसी तरह से m डैश जो है मिड पॉइंट है ए डैश बी डैश का। मैंने जानबूझ के बेटा ये ए बी में रखा है कहाँ, ताकि आसानी रहे, सी डी भी कर सकते हो जिस तरह आसानी लगती है, ठीक है। और m मैंने दोनों को बस डैशेस से फ़र्क डाला है क्योंकि फिर बाद में दोनों पे काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या करो, अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ, यूँ समझो कि इस लाइन को आप इस लाइन से इससे मिलाते हो और इससे मिलाते हो, ये आप बनाओगे भी साथ, ठीक है। तो क्या करोगे, आपने क्या करना है, स्टेप 2 से पहले ये दोनों ट्रायंगल दोनों ऐसे बनानी है, पैरेलल, यहाँ बनानी है और फिर यहाँ बनानी है, उसके बाद यहाँ बनाना है, नीचे वाला स्टेप 2 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। साथ साथ इसके ऊपर ये चीज़ें बनाते रहो। कोशिश करो कि अगर आपके पास एक से ज़ायद मार्कर्स हैं, मुझे लगता है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो और पेन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जिन्हें पेन से बना लो, ये ब्लैक मार्कर से बना दो, ये ब्लू से बना लो, इतनी मतलब थोड़ी सी वेरिएशंस आप कर सकते हो, वो खूबसूरत लगेगा और आपको भी आसानी रहेगी दोबारा देखने में। अब आपके पास बेटा क्या हो गया है, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं ओ एम ए, ठीक है, और एक ओ डैश एम डैश ए डैश, और ये दो हैं कौन सी, राइट ट्रायंगल्स है ना, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ है कि ओ एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने गिराया ना, डाला, ये देखिए परपेंडिकुलर से, और ये जो है वो ओ डैश एम डैश जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर आप इस को लाइन को मिलाते हो और इस लाइन को मिलाते हो तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ लिखिए ओ ए
एंड ओ डैश ए डैश क्या है, सर्कल को किसी भी बाउंड्री के पॉइंट से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, आर रेडियाई। ठीक है, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियाइज है। और ए एम और ए एम डैश क्या है, हाफ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं। अब आप क्या करोगे, वो आपके पास बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये वाली। ठीक है, अब एक ट्रायंगल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हो। वो चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ ये एक छोटा सा स्टेप है, उसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है बेटा जी, पाइथागोरियन थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर और अल्टीट्यूड स्क्वायर के। बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों का गलत है। जो एंगल डिस्कस हो रहा है ना, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। ठीक है, और उसके साथ वाली साइड क्या है, बेस है। और फिर इस साइड वाली राइट एंगल वाली साइड अल्टीट्यूड है। ठीक है, अल्टीट्यूड इसको छोड़ो, फिलहाल हाइपोटेनियस पे फोकस करो, क्योंकि ये एक साइड पे रहेगा। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा जाता है और पाइथागोरियन थ्योरम भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों इसके नाम हैं, दोनों ही राइज हैं। तो क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में बाय पाइथागोरियन थ्योरम अगर आप लगाते हो, सॉरी हिल रहा है कैमरा, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, मैं लिख देती हूँ, हाइप स्क्वायर इज इक्वल्स टू पर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हुआ करता है। तो इन ट्राइंगल सॉरी हाँ ठीक है, इन ओ एम ए ट्राइंगल ओ एम में क्या होगा आपके पास, ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के। इन ट्राइंगल ओ डैश एम डैश ए डैश, ये थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, जिस पे एंगल डिस्कस हो रहा होता है उसको दरमियान में लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक 3-4 क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, ओ डैश ए डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सारा काम होगा तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, ओ डैश ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डैश एम डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश एम डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपके पास क्या हो गया है, ये सारा मामला आप इसके बारे में लिख चुके हो। अब आपको बेटा या रिकॉल कीजिए कि आपको गिवन क्या था, ठीक है, आपको गिवन था कि दो जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सॉरी वो हैं अच्छा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं आपके पास, तो इसका मतलब है इनके रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, पहले हमने जब डेफिनेशन की बात की, इसका मतलब है ओ ए स्क्वायर और ओ ए ये बराबर है। ठीक है, तो आप लिख दो कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश ए डैश, तो ये क्यों, सिंस रेडियाई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओ एम ए एम आपके पास ए एम डैश ए एम और ए डैश एम डैश भी बराबर हो गए। ठीक है, आपके पास क्या होगा, ये देखिए, एक
साइड दरमियान वाला एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। ये डिस्टेंस जो था ये हमें नहीं पता कि बराबर है या नहीं है, लेकिन ए डैश बी डैश और ए और बी जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स हैं। ये मैंने बनाई भी एक तरह की, लेकिन हो सकता है कि सर्कल पलट जाए, यहाँ आ जाए एक और, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड का ये मतलब होता है। अब देखिए बेटा, ये काट रहा है दरमियान से, ठीक है। अगर ये 4 की थी तो ये 2 हो गया। अब ए डैश एम डैश भी आपस में, ए एम बराबर है ए डैश एम डैश के। किसी बात की लॉजिक समझ नहीं आती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, छोड़ दो यार उसको, इसी तरह याद कर लो, ठीक है। ये वैसे बात मैं बात पूरी कर चुकी हूँ। जब मैं ये बात करती हूँ तो ये नहीं समझना कि मिस ने समझाने के उसमें छुट्टी कर ली है, ठीक है। तो मैं कोई डंडी नहीं मार रही, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ। लेकिन आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही कोई, ठीक है, एक आधा स्टेप नहीं समझ रहा, तो उसको सिर्फ याद कर लो कि इतने सारे में आप जब इसको बार बार करोगे ना तो आपको वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी बेटा, ये देखिए ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो, सिंस कॉर्ड्स आर, ठीक है, चलिए खुश रहिए, ठीक है। चलो ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि सिंस जो कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट है तो ए डैश एम डैश के बराबर होगा। अब देखिए बेटा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसका मतलब ओ, तो क्या होगा, इससे क्या फॉलो हो जाएगा कि ओ एम बराबर है ओ डैश एम डैश के। और यही हमने प्रूव करना था कि जो ये डिस्टेंस है ये आपस में बराबर है। सवाल पढ़ेंगे एक दफ़ा तो समझ आ जाएगी। उसने कहा था कि जो कॉर्ड्स हैं वो अपने सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है ये बराबर है। एक स्टेटमेंट लिखिए, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर्स टू द कॉर्ड्स आर इक्वल, since the perpendicular distances from the centers to the chords are equal, ब्रैकेट में लिख लो ये वाली चीज़, ओ एम ओ डैश एम डैश के बराबर है। सो द chords are equidistant from the centers, बल्कि इससे पीछे hence proved लिखना चाहिए था, ठीक है। hence proved the chords are equidistant from the centers, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, अगर पसंद आया तो कर लेंगे, क्योंकि मेरा जहन थक चुका है, ठीक है। अगर मुझे समझ आया तो कर लेंगे। शो दैट टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर कॉन्ग्रुएंट। उल्टी बात कर रहा है, ठीक है। पहले जो बात की थी उससे रिवर्स उसमें चल पड़ा है, ठीक है। वो कहता है जी कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उसकी दो कॉर्ड्स हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की बात नहीं करता, कहता है इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। बात फॉलो किया आपने। पहले उसने हमें कहा था कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पक्की बात है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपने प्रूफ करना था। अब वो कहता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी ओ एम और ओ एम डैश आपस में बराबर हैं। अब आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, ठीक है। आपने प्रूफ करना है कि जो वो हैं वो कॉन्ग्रुएंट। थ्योरी लिखिए, लेट ओ एंड ओ डैश बी सर्कल्स विद लेट, क्या लिखेंगे, let O and O dash be the centers of two congruent circles. Let AB and A dash be two chords of these circles. ठीक है, YouTube में ऑप्शन है स्लो करके चलाने का, वो भी चला सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, अब बात करोगे। अच्छा जी, the perpendicular distances from the centers to the chords are OM and O dash M dash respectively, where OM is equals to O dash M dash, क्योंकि given है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यही सारा कुछ है, ठीक है।
बराबर है ओ डैश एम डैश के। ठीक है जी, क्योंकि गिवन है। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने कहा है, आप लिख दो दोबारा से वही बात कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फ्रॉम ओ टू ए बी और ओ डैश से एम डैश एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या है, वही बातें सारी कि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एम बराबर होगा बी एम के। ये वाला हिस्सा दोनों आपस में बराबर होंगे ना, दो हिस्सों में काट रहा है उसको। ठीक है, और एम डैश क्या है, मिड पॉइंट है ए डैश बी डैश का, तो ए डैश एम डैश बराबर होगा बी डैश एम डैश के। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, वही राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लो और उसके ऊपर क्या लगाओगे, वही क्या, पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट मुझे सोच लेने दीजिए कि कहाँ को लेके जाएंगे इस सवाल को, तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, उसने दिया है कि दो कॉर्ड्स जो हैं वो नहीं, हमने प्रूफ करना है कि दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है जी, मिड पॉइंट हम लोग लिख चुके, अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करो, ये भी आएगा। ठीक है, सेम ही चीज़ है, पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ कीजिए। हमने पहले लिखे थे, बस इसमें ये कि इसमें कुछ चीज़ें अलग होंगी। ओ ए का स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर का ये वाला एक में, और ये ओ डैश ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश एम डैश स्क्वायर प्लस ए डैश एम डैश स्क्वायर। नज़र नहीं आ रहा तो पिछले सवाल से देख के लिख लीजिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अगर बोर्ड नज़र नहीं आ रहा तो मसला नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी बेटा, अब क्या है, अब हमारे पास ये देखो ओ एम, ये पता है हमें कि ओ एम ओ डैश एम डैश बराबर है। ठीक है, और एक और चीज़ लिख लो कि क्या है, ओ ए बराबर है ओ डैश ए डैश के। रीज़न वही कि ये रेडियाई है। ठीक है जी, अब वही बात बिल्कुल, अब तो घिस पिट गई ये बात, ये भी बराबर हो गया इसके, ये बराबर हो गया इसके, तो ए एम स्क्वायर बराबर हो गया ए डैश एम डैश स्क्वायर के। ठीक है, और इससे क्या बना कि आपके पास क्या आ गया, ए एम बराबर है ए डैश एम डैश के। ठीक है ना, ये भी दोनों बराबर हो गया आपस में, स्क्वायर्स बराबर है स्क्वायर कट के, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात है कि अब आपने प्रूफ क्या किया है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। आपने प्रूफ तो ये करना ही था बराबर, ए एम का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है, ए बी है, ए बी अगर निकालना है तो ये आधा हिस्सा है, अगर ए टू है तो ये पूरा क्या होगा 4, ये 3 है तो पूरा क्या होगा 6, तो ए बी आपके पास आ जाएगा 2am। ठीक है, और इसी तरह आपके पास ए डैश बी डैश क्या आ जाएगा 2a डैश एम डैश। ठीक है जी, इसका मतलब है अगर ये वाली दोनों आपस में ये वाले हिस्से जो हैं वो आपस में बराबर है, तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के। हमने तो सिर्फ क्या प्रूव करने थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, यहाँ तो इक्वल प्रूफ भी हो गई हैं। ठीक है, तो ये जब आप कॉन्ग्रुएंसी की बात लेके चलते हो, तो जब सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। ठीक है जी, एक बात मेरे ज़हन में अब आई है, थोड़ी सी बेटा गड़बड़ हो गई इन दो सवालों में कि आप इक्वल ना लिखो ओ एम और इस तरह से, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओ। ठीक है,
इसमें पैथागोरियन थ्योरम में सारा ये रहेगा, ठीक है। इस वाली ये जो पिछले सवाल में भी जहाँ पे भी ओ एम आपने बराबर लिखे ना, ओ डैश एम डैश के, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखो, ए एम बराबर लिखा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखो, तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 जगह जो